गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये मैंने पहले पढ़ाया था आपको। इस चैप्टर का एक शॉर्ट रिवीजन आज मैं कराऊंगा। फर्स्ट इज केमिकल रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल reactions are the process in which new substances are formed. जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को कोई एक कंटेनर के अंदर लेकर जब हम इससे इलेक्ट्रिक स्पार्किंग करवाते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर वाटर बन जाता है। वाटर के अंदर ना तो हाइड्रोजन की कोई प्रॉपर्टी प्रेजेंट है और ना ऑक्सीजन की, तो वाटर ये एक न्यू प्रोडक्ट बन जाता है, एक न्यू सब्सटेंस बनता है। तो जिस प्रोसेस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनते हैं, हम इस प्रोसेस को एक केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। ओके, और ये जो केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबल और फॉर्मूला से एक्सप्रेस करते हैं उनको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलने से क्या बनते हैं? वाटर बन जाता है। तो ये एक केमिकल इक्वेशन हो गया। सिंपली अगर हाइड्रोजन लिख देते और सिंपली ऑक्सीजन एरोहेड यहाँ पे वाटर लिख देते तो वो जस्ट एक केमिकल रिएक्शन होता। लेकिन एक केमिकल रिएक्शन को जब हम इस टाइप का फॉर्मूला से एक्सप्रेस करते हैं, कोई कोई केस में सिंबल भी लिखते हैं, जब इस प्रोसेस से एक्सप्रेस करते हैं ये एक केमिकल इक्वेशन बन जाता है। ओके, और ये जो केमिकल इक्वेशन है, दो टाइप के केमिकल इक्वेशन होते हैं। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होते हैं और एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? जिस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, लेफ्ट साइड जो होता है वो रिएक्टेंट साइड होता है और राइट साइड जो होता है वो प्रोडक्ट साइड होता है। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स अगर इक्वल हो जाए तो उनको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ओके, और अगर दोनों साइड में कोई एक जगह पे कोई एक एटम अगर अनइक्वल नंबर में अगर प्रेजेंट रहे तो उसको हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो केमिकल इक्वेशन है, इसमें देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है? 2 है। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है? 2 है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है नंबर ऑफ एटम्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 1 है। तो ऑक्सीजन एटम्स दोनों साइड में इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, और इसलिए ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? बैलेंस करने के लिए हम लेफ्ट साइड में कुछ नंबर्स हमें लिखना होता है। जैसे इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? 2H2 प्लस O2, यहाँ पे अगर 2H2O कर देते हैं, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 2 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4 है। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 2 4 है। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है? 2 है, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम देखो 2 1 2। यहाँ पे 1 मानना पड़ेगा, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 1 2। तो ऑक्सीजन एटम भी दोनों साइड में इसका संख्या 2 हो गया, और इसलिए ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा, और ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा।
ओके, तो बुक्स में बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस हैं एक्सरसाइज में, जिसको बैलेंस करने के लिए कहा गया है। वो सभी इक्वेशंस आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, और कैसे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन किया जाता है वो पिछले वीडियो में समझाया था, तो उससे देख लेना। नेक्स्ट देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस मीन्स यहाँ पे मान लो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलाए हैं, कैसे पता चलेगा जो उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। किसी किसी में केमिकल रिएक्शन होता है, किसी किसी में केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। जैसे पानी में आप अगर नमक घोलोगे तो देखोगे उसमें ना तो कोई गैस प्रोड्यूस होता है, ना टेम्परेचर चेंज होता है, तो इस टाइप का कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलता है। तो हम बोल सकते हैं वाटर प्लस NaCl मीन्स जो नमक होता है, इनका बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। ओके, लेकिन उस पानी में जब आप इनो मिलाते हो तुरंत देखोगे उससे गैस प्रोड्यूस होता है। इससे हमें पता चलता है जो पानी के साथ इनो जरूर केमिकल रिएक्शन करता है। ओके, तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कैसे हमें पता चलेगा जो दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर कोई केमिकल रिएक्शन करके न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं। तो उनका जो सिम्टम है वही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, कोई गैस प्रोड्यूस हो सकते हैं। सेकेंडली, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, दो लिक्विड मिलाने से अगर मान लो कोई सॉलिड बन जाए और वो रिएक्शन मीडियम में अगर वो सेडिमेंटेशन में आ जाए, जिस कंटेनर में हम रिएक्शन करवाते हैं कंटेनर का बॉटम पार्ट में अगर वो सॉलिड सब्सटेंस आ जाए तो हम बोल सकते हैं जो उसमें जरूर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। थर्ड वन इज चेंज इन कलर, दो सब्सटेंस मिलाने से अगर कलर चेंज हो जाए तो उसमें भी हम कंफर्म हो जाते हैं दो सब्सटेंस के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। फोर्थ वन इज चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज हो सकते हैं, आइदर टेम्परेचर इज इवॉल्व और टेम्परेचर इज एब्जॉर्ब्ड। कोई कोई केस में टेम्परेचर इवॉल्व होते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिस केस में टेम्परेचर कम हो जाता है मीन्स एब्जॉर्ब होता है उनको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, जैसे कि यहां पे देखो कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों का अगर केमिकल रिएक्शन हो उसमें CO2 बन जाते हैं प्लस हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो इसको हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं वहां पे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है और हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। हीट एनर्जी अगर एब्जॉर्ब होती है यहाँ पे माइनस हीट लिख सकते हो, और नहीं तो रिएक्टेंट साइड में लिखोगे तो यही प्लस हीट हो जाएगा। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मीन्स यहाँ पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ओके, और एक कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन स्टेट। मान लो दो गैसियस सब्सटेंस मिलाया और एक लिक्विड सब्सटेंस बन गया, या दो गैसियस सब्सटेंस मिलाया एक सॉलिड सब्सटेंस बन गया। जब इस टाइप का स्टेट चेंज होगा तो उसमें हम कंफर्म हो जाता है जरूर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तभी इस टाइप का स्टेट चेंज होना पॉसिबल है। फिफ्थ का एग्जांपल देखो जो पहले दिया था, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन, ये भी गैसियस फॉर्म है।
जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को केमिकल रिएक्शन करवाए जाते हैं दोनों के बीच, तो इससे वाटर बन जाते हैं और ये लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। तो इस टाइप का स्टेट चेंज भी हो सकते हैं कोई एक केमिकल रिएक्शन जब होता है। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यहां पे 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर स्टेटेड। फर्स्ट वन इज combination reaction. What do you mean by combination reaction? The reaction in which 2 or more substances react to form a new substance. That means इसमें reactant 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट सिंगल होगा, एक ही प्रोडक्ट होगा। उस टाइप का रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे अभी अभी जो इक्वेशन लिखा था 2H2 प्लस O2, ये बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है 2H2O। देखो यहां पे रिएक्टेंट कितना है, 2 है, प्रोडक्ट सिंगल है, C प्लस O2 CO2। इसमें भी रिएक्टेंट 2 है, प्रोडक्ट सिंगल है। इसलिए ये जो दोनों टाइप का केमिकल रिएक्शंस है, इनको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अगर वाटर लेकर इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया जाए या इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाए, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो प्योर जो वाटर होता है, मीन्स डिस्टिल्ड वाटर, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना पॉसिबल नहीं होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए हमें इसमें 2-1 ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना होता है, फिर ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। फिर उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करने से वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। इसको अगर बैलेंस करते हैं तो इसमें 2H2 प्लस O2, तो हाइड्रोजन जो बनता है इसका जो वॉल्यूम होते हैं और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2:1। ये याद रखना, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होता है इसमें, उसका रेशियो 2:1 होता है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम देखते हैं जो एक हायर रिएक्टिव मेटल, जैसे यहां पे आयरन ले लेते हैं और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेते हैं। इन दोनों के बीच में जब केमिकल रिएक्शन होता है आयरन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के बीच में, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। एक हायर रिएक्टिव मेटल जब एक लोअर रिएक्टिव मेटल का कोई साल्ट के साथ रिएक्शन करते हैं, उस टाइम हायर रिएक्टिव मेटल लोअर रिएक्टिव मेटल को उनका जो साल्ट मॉलिक्यूल है उससे हटा देते हैं, और हटाने से एक न्यू प्रोडक्ट बन जाते हैं। कॉपर की जगह पे अगर Fe आ जाए तो FeSO4 बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो इस टाइप का जो रिएक्शन होता है, इस टाइप का रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए हायर रिएक्टिव मेटल displaces a lower reactive metal from its salt to form new substances or new compounds and element. Okay?
तो यहाँ पे न्यू एलिमेंट का मतलब ये नहीं है जो कॉपर से और कुछ बन जाएगा। तो कॉपर सल्फेट से यहाँ पे कॉपर अलग होके यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स कॉपर सल्फेट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों ही साल्ट सॉल्यूशन होता है। ओके, दोनों ही साल्ट सॉल्यूशन होते हैं। एज फॉर एग्जांपल, जैसे AgNO3 ले लिया मान लो सॉल्यूशन फॉर्म में, और इसके साथ ले लिया है NaCl सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सॉलिड फॉर्म में रिएक्शन नहीं करते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये पहले आयोनाइज्ड होता है। तो आयोनाइज्ड होके इससे Na+ आयन बनता है और Cl- आयन बनता है, और इससे Ag+ आयन बनता है। ओके, अब Na+ आयन यहाँ पे Ag+ आयन को हटाते हैं, हट जाए तो यहाँ पे NaNO3 बनेगा प्लस Ag+ that will take the position of Na+ आयन, और इससे क्या बनेगा, AgCl बन जाएगा। जब इस टाइप का केमिकल रिएक्शन होते हैं तब इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दोनों तरफ से हो रहा है। ओके, और यहाँ पे इस टाइप का जो रिएक्शन है इसको हम आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड आयन एक्सचेंज रिएक्शन। आयन एक्सचेंज कैसे होता है यहां पे समझा दिया आपको। पहले जो पॉजिटिव आयंस होता है, पॉजिटिव आयंस यहाँ पे एक्सचेंज होता है। तो Na+ यहाँ पे Ag+ की जगह पे आ गया, और Ag+ यहाँ पे Na+ की जगह पे आ जाता है, और इस टाइप का न्यू प्रोडक्ट बन जाता है। ओके, तो यही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, देखो ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहले तो आपको डेफिनेशन इसका याद करना है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये दोनों ही केमिकल प्रोसेस हैं। तो जिस केमिकल प्रोसेस में याद रखना है आपको, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जिस केमिकल प्रोसेस में ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ओके, और रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। ओके, तो ये केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जिस केमिकल रिएक्शन में या केमिकल प्रोसेस में हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है उसको रिडक्शन कहते हैं। अब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इसको अच्छे से याद कर लो, तभी आपको ये एग्जांपल समझ आएगा। कॉपर ऑक्साइड, इसके साथ हाइड्रोजन का अगर रिएक्शन हो, इसमें कॉपर प्लस H2O ये बन जाता है, ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहां पे कॉपर कहां से आए हैं, कॉपर ऑक्साइड से।
तो इसमें आप देख रहे हो ऑक्सीजन इज रिमूव्ड इन दिस केस, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटने के बाद तभी तो कॉपर बनेगा, और ऑक्सीजन हट जाए तो क्या होगा, रिडक्शन। इसलिए हम इस प्रोसेस को रिडक्शन बोलेंगे। कॉपर ऑक्साइड से जो कॉपर बनता है ये रिडक्शन, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर। तो ऑक्सीजन इज एडेड विथ हाइड्रोजन, इसलिए ये जो प्रोसेस है यहां पे हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ओके, तो कोई एक केमिकल रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं, कोई एक केमिकल रिएक्शन का कोई एक पार्ट में जब रिडक्शन होते हैं उनका और एक पार्ट में ऑक्सीडेशन होगा। इससे हम क्या बोल सकते हैं, इन ए केमिकल प्रोसेस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली और साइड बाय साइड। ओके, दैट मीन्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दोनों एक ही साथ होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही साथ होगा। ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट है? फर्स्ट वन इज कोरोशन ऑफ मेटल। मेटल क्या होता है, उसका डिकेइंग हो जाता है, कोरोशन हो जाता है, केमिकल रिएक्शन से वो धीरे धीरे घिस जाता है, खत्म होने लग जाते हैं। ओके, एक तो रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जांपल है, कोरोशन ऑफ मेटल का। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ये एक स्लो प्रोसेस है, कि जो केमिकल रिएक्शन होता है वो केमिकल रिएक्शन अब देख लो, इसमें होते हैं 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2XH2O, इसमें बन जाएगा 2Fe2O3 XH2O। जो रस्ट होता है वहां पे वाटर एक्ट्स एज क्रिस्टल वाटर, तो हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल होते हैं यहाँ पे, और यही है रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3 XH2O। यहाँ पे जो 2 लिखा है वो बैलेंस करने के लिए लिखा है। ओके, तो रस्टिंग का यही केमिकल इक्वेशन है। इससे क्या होते हैं, आयरन का जो सब्सटेंस होता है जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं वो ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं और उससे आयरन ऑक्साइड बनता है विथ वाटर मॉलिक्यूल, और फिर धीरे धीरे जो आयरन होता है उसका कोरोशन हो जाता है। तो इस टाइप का कॉपर का भी कोरोशन होता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे कोरोशन होता है उसका। कॉपर का जो कोरोशन होता है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट फॉर्म में कोरोशन होता है। सिल्वर का भी कोरोशन होता है, सिल्वर सल्फाइड फॉर्म में उसका कोरोशन होता है। ओके, गोल्ड का कोरोशन नहीं होता है, क्योंकि गोल्ड ये एक बहुत ही इनएक्टिव मेटल होता है, इसलिए उसका कोरोशन नहीं होता है। सेकेंडली इज रेंसिडिटी ऑफ फूड। डिफरेंट फूड आइटम्स को अगर एयर के एक्सपोजर में रख दिया जाए तो धीरे धीरे उनका टेस्ट खराब हो जाता है और उससे एक फाउल स्मेल, एक बैड स्मेल आने लग जाते हैं, और इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं रेंसिडिटी ऑफ फूड। इसलिए कोई भी फूड आइटम्स को हमें एयर के एक्सपोजर में नहीं रखना चाहिए। ओके, और इस रेंसिडिटी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वन कोई एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हम क्या यूज करते हैं, BHA और BHT नाम का 2 केमिकल यूज करते हैं। जब हम फूड को प्रोसेसिंग करते हैं उस टाइम
इन दोनों में से कोई एक केमिकल मिला दिया जाता है और ये ऑक्सीजन को फूड आइटम से दूर रखते हैं कि ऑक्सीजन आ जाए तो ये केमिकल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन को खत्म कर देते हैं। क्योंकि रेंसिडिटी ऑफ फूड के लिए एयर में जो ऑक्सीजन होता है वही जिम्मेदार होता है। BHA का फुल फॉर्म ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, याद रखना। BHT का फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, याद रहेगा। नेक्स्ट इज, और एक प्रोसेस क्या है रेंसिडिटी को रोकने के लिए। फर्स्ट वन, ये एंटीऑक्सीडेंट मिला के हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। सेकेंडली, फूड आइटम को हम नाइट्रोजन मीडियम में रखते हैं। जो पोटैटो चिप्स वगैरह हम खाते हैं, अब देखोगे उसको पैकेट के अंदर बंद करके रखते हैं और अंदर जो गैस भर देते हैं वो नाइट्रोजन गैस होता है। नाइट्रोजन गैस मीडियम में इसलिए रखते हैं क्योंकि नाइट्रोजन गैस ये बहुत ही इनएक्टिव गैस होता है। ये फूड आइटम के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं और थोड़ा बहुत ऑक्सीजन चले भी जाए उसके अंदर, नाइट्रोजन उसको बिल्कुल डाइल्यूट कर देते हैं और डाइल्यूटेड फॉर्म में ऑक्सीजन इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता है। नेक्स्ट इज बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में रखने से भी रेंसिडिटी काफी हद तक रुक जाते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेटर में फूड कोल्ड कंडीशन में रहते हैं और कोल्ड कंडीशन में एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलती है और इसलिए फूड आइटम्स रेंसिड हो नहीं पाते हैं। और एक है फूड को हम एयरटाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। एयरटाइट कंटेनर में ऑक्सीजन नहीं आ पाते हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होगा तो फूड आइटम्स क्या होता है रेंसिड नहीं हो पाते हैं। ओके, नेक्स्ट है एक, इट कैन बी kept, that means food items can be kept away from sunlight to avoid rancidity। सनलाइट से भी अगर हम दूर रखते हैं तो उसमें क्या होता है फूड आइटम्स रेंसिड हो नहीं पाते हैं। इसमें भी वही एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिल पाते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिल पाए तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। ओके, तो ये इस चैप्टर का एक शॉर्ट रिवीजन है। तो आपको एक बार ये चैप्टर पढ़ना है और आपको पता चल गया होगा। जो शनिवार को मैं एक टेस्ट लूंगा, मेनली जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसका ही टेस्ट लूंगा, इसलिए पूरा चैप्टर बहुत अच्छा से पढ़ना है आपको। ओके, थैंक यू।